हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एवरीथिंग में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि आप सब लोग पढ़े होंगे और इनको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। जो ये एक्ट हैं जो कि हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो अधिनियम बनाए गए, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का सेटलमेंट एक्ट आया था और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इन सब से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। अगर वो क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको जितने भी ये एक्ट हैं अच्छे से समझ में आ गए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता, मुंबई, मद्रास के प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल जो थे और उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की? ऑप्शन ए है 1600 का चार्टर एक्ट, 1726 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों, इसका सही जवाब तो है 1726 का जो राजलेख यानी कि चार्टर एक्ट था। इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले जब एलिजाबेथ जो वहाँ की महारानी है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी, उस समय गवर्नर और उनके जो उप गवर्नर थे उनकी जो परिषद होती थी उसमें 24 सदस्य होते थे और उनको क्या निदेशक मंडल नाम से जाना जाता था। तो वो निदेशक मंडल क्या करता था? पहले विधि बनाता था, लेकिन 1726 के चार्टर अभिलेख में क्या कहा गया कि यहाँ के राज्यपाल और उनकी परिषद क्या कर सकते हैं? अधिनियम बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पर बताया है कि पहले ये शक्ति निदेशक मंडल में निहित थी। अगला क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब अस्तित्व में आया था? यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब अस्तित्व में आया था? दोस्तों, 1773, 1781, 1784 और 1793। दोस्तों, इससे पहले एक एक्ट आया था 1773। ये सब लोग जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस एक्ट में जो भी व्यवहारिक दोष थे, मतलब कि उस एक्ट की जो कमियां थी, उनसे उभरने के लिए इस एक्ट को क्या अस्तित्व में लाया गया था। तो ये एक्ट आया था 1781 में। ठीक है, तो 1781 में क्या आया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अधीन कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या 1726 का चार्टर एक्ट? दोस्तों, इसका सही जवाब है 1773। इस अधिनियम के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई। कब करी गई? 1774 में कलकत्ता में ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो एक्ट का नाम बता दिया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में कलकत्ता में हुई। अगर बात करें हम इसके मुख्य न्यायाधीश की, तो इनके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे उनके साथ में। वो थे ये थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड करके 3 ये अन्य न्यायाधीश थे। तो 1774 में कलकत्ता न्यायालय की स्थापना हुई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार एवं रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया? दोस्तों, इसमें बताया कि कंपनियों के कर्मचारियों को उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो दोस्तों, ऑप्शन है 1784, 1853, 1773 और 1786। दोस्तों, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही है। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार और रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इसमें छोटे छोटे बनाए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम का ब्रिटिश संसद के परवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क के सुधार के आधार पर प्रावधान किया गया? तो इनकी जो ब्रिटिश की संसद थी वहाँ परवर समिति के अध्यक्ष थे एडमंड बर्क। उनके सुझाव के आधार पर किस अधिनियम को लाया गया, ये पूछा है। 1773 का था या 1781 का था, 1784 या 1726 का? दोस्तों, ये जो था हमने बताया कि 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1773 के एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए, इसकी जो है इस अधिनियम का जो प्रावधान था वो एडमंड बर्क इनके सुझाव के आधार पर किया गया था। ठीक है,
तो ये याद रखना है। इसकी अगर बात करें तो हम इसको अमेंडिंग एक्ट या बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 की भी इसको संज्ञा दी गई, एक्ट ऑफ सेटलमेंट को, तो ये नाम भी थोड़े से याद रखना है। 1773 का अगर बात करें हम, जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो किसकी सुझाव पर किया गया, तो वहाँ के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गठित एक गुप्त समिति थी, उसकी सिफारिश के आधार पर वो पारित किया गया था। तो दो एक्ट हमने बता दिए, एक तो एडमंड बर्क और एक ये लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक गठित गुप्त समिति थी, उसकी सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया? ये किसकी सरकार को? कोलकाता की सरकार को किसके लिए? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या था कि बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये बात तो आपको याद रखनी है 1773 के बारे में, कि बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी जो थी उनका क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वो पहले, उससे पहले क्या होता था? गवर्नर होता था। गवर्नर जनरल का पद आया तो वारन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अब बात यह है कि कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने का अधिकार किस एक्ट के दौरान दिया गया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों ये 81 का जो अधिनियम है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसके तहत विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। तो 1773 में हमने बताया कि बंगाल के गवर्नर को इन तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और 1781 में कलकत्ता की सरकार को तीनों के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत निदेशक मंडल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, उनकी कार्य अवधि को 1 वर्ष के स्थान पर कितने वर्ष कर दी गई थी? तो पहले क्या हुआ करता था? 1 वर्ष। मैंने पहले ही बताया था कि 1600 के राजलेख में, यानी कि 1600 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ही जो गवर्नर और उनकी परिषद होती थी उसको निदेशक मंडल उस टाइम बोला जाने लगा था बाद में। तो जो निदेशक मंडल था उसका 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या किया? बाद में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत इसके कार्यकाल को 4 साल कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें यह भी कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की कुल संख्या 24 के 1/4 सदस्य, जैसे अपने संसद में होते हैं ना 1/3 सदस्य जो अपने राज्यसभा में होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं हर 2 साल में, तो इनका क्या था? 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। और इनका जो चयन होता था किसका? कंपनी के जो डायरेक्टर को चुनने का अधिकार था, जिसके पास भाई 1000 पाउंड के जो शेयर धारक हैं कंपनी में, वो क्या करते थे? निदेशक चुनने का अधिकार रखते थे। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया? मैंने पहले ही बता दिया है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत तीनों प्रेसिडेंसियों का क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल बना दिया था। बंगाल, मुंबई और मद्रास के तीनों जो प्रेसिडेंसी थी इनका गवर्नर जनरल बना दिया था। तो पहले गवर्नर हुआ करता था, बाद में गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल पहले कौन बने थे? वारन हेस्टिंग बने थे 1774 में, क्योंकि 1773 में ये एक्ट आया था, उसके बाद ये बने थे। और इसके 4 सदस्य एक परिषद भी थी जो गवर्नर जनरल थे ना, तो इनके नाम थे फिलिप्स, फ्रांसिस थे, क्लेवरिंग थे, मानसन थे और बरवेल थे। तो ये भी थोड़ा सा अगर याद रखना है तो रख लो, अच्छा है क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद जो कानून बनाएगी उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा? यानी कि जो इसकी गवर्नर जनरल की परिषद जो कानून बनाती थी उच्चतम न्यायालय के पास उसे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो कौन सा एक्ट था? 1784 था, 1773 या 1781 या 1858? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, जो एडमंड बर्क के सुझाव के आधार पर जो बनाया गया था, उसमें यह कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। किस अधिनियम में भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन न करने की बात पर बल दिया गया? यानी कि भारतीयों के जो सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज थे उनका उल्लंघन ना करने पर बल दिया गया। तो दोस्तों इसका भी जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है उसी में इसकी
चर्चा भी करी गई है। तो उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं। 3 चीज़ें मैंने बताई एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज मार देता हूँ। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में पहली तो क्या थी कि भाई जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके दोषों को दूर करने के लिए ये आया। फिर दूसरी चीज़ थी कि एडमंड जो बर्क थे वहाँ के परवर समिति के जो अध्यक्ष थे, परवर समिति के जो थे अध्यक्ष थे, उसके सुझाव के आधार पर इसको लाया गया। तीसरा मैंने बताया कि कलकत्ता सरकार को विधि बनाने का अधिकार दिया गया था तीनों को, ये बंगाल के, बिहार और उड़ीसा के लिए, ठीक है, इनका अधिकार प्रदान किया गया था। चौथी चीज़ मैंने बताई कि सुप्रीम कोर्ट में अब क्या था, पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं था। जो भी डिसीजन गवर्नर जनरल की परिषद लेती थी, जो कानून बनाती थी, और उसको क्या करना था, उसको आपको उच्चतम न्यायालय में रजिस्टर नहीं कराना था, जो भी नियम बनाएगी वो, ठीक है। और चौथा हमने बता ही दिया कि सामाजिक व धार्मिक जो भी रीति रिवाज होते थे उनका उल्लंघन ना हो, इस बात पर क्या दिया गया था, बल दिया गया था। तो 1781 का ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिकता को समाप्त कर दिया गया और राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। दोस्तों इसका ऑप्शन 1773, 1781, 1786 और 1853। दोस्तों इसका भी वही जवाब है जो हम पहले पढ़ रहे थे, 1781। तो 1781 में एक बात और जोड़ दीजिए कि राजस्व अधिकारिकता जो थी इसकी, इसको सर्वोच्च न्यायालय की, इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो हमने 3-4 बातें इसके बारे में डिस्कस करी, शायद आपको समझ में आ गई होंगी कि जो अपने जो रीति रिवाज थे उनके बीच में कोई उल्लंघन ना हो, इस बात पर बल दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट में कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है अगर गवर्नर जनरल की परिषद कोई नियम बनाती है। तो कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। और चौथा हमने बताया कि राजस्व मंडलों की स्थापना की। तो ये 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के आधार पर था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कंपनी के द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज यानी कि जो क्राउन था वहाँ के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था? मतलब कि जो ब्रिटिश ताज है, वहाँ की ब्रिटिश ताज कौन है, वहाँ की जो महारानी, उनका स्वामित्व है इस पर, ये पहला वैधानिक दस्तावेज क्या था कि कंपनी पर, कि कौन सा अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत, जो कंपनी ने भारतीय राज्यों पर जिस पर अधिकार किया है उस पर ब्रिटिश ताज का स्वामित्व है, ये कहने वाला मतलब पहला वैधानिक दस्तावेज कौन सा था? पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, और ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या 1858 का अधिनियम? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये याद रख लेना कि ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का जो वैधानिक दस्तावेज है ये पहला पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया है। यही एक्ट क्या है, उसके पहला वैधानिक दस्तावेज है। देखिए इसका शीर्षक क्या था, भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, इसका शीर्षक था। अगला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया? दोस्तों 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1786 का जो अधिनियम था उसके बारे में। तो दोस्तों इसमें जो 1833 है इसमें क्या बताया गया, दास प्रथा का उन्मूलन की बात कही गई है। और दास प्रथा का उन्मूलन फिर कब हुआ, 10 साल बाद 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। तो मतलब 1833 में ये बात कही गई थी दास प्रथा के उन्मूलन की, और 1843 नियम 5 से उसका क्या कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। 1833 के चार्टर एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब असत्य की बात हुई है, किसकी बात हुई है, असत्य की। तो पहला देखते हैं हम कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार था। किसको? गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार था। क्या ये बात सत्य थी? बिल्कुल सत्य थी। इसमें ये बात कही गई 1833 में कि गवर्नर जनरल जो है उसको एक क्या है, एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन जो सरकारी पद हैं उनके चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश और रंग के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने का उपबंध किया गया। मतलब क्या कहा, अयोग्य ना ठहराए जाने का उपबंध किया गया, अयोग्य ना ठहराए जाने का उपबंध किया गया।
तो और हाँ, तो ये इसमें क्या है, थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया, अयोग्य ना ठहराए जाने का उपबंध किया गया था। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो इसका मतलब ये भी इसमें सही है। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत ये किया गया था। तो तीन चीज़ें हमने अभी तक देख ली हैं। कौन कौन सी चीज़ें अभी तक देखी है? एक तो हमने ये इसमें देखा है कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का, किसमें, 1833 में। और धारा जो 87 थी, इसमें क्या था कि व्यक्ति का जो चयन है सरकारी पदों पर, वो कोई बिना भेदभाव के किया जाएगा। अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत में आने जाने बसने का अधिकार है। और चौथा है, संयुक्त प्रांत का लगभग संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। दोस्तों ये चौथा ऑप्शन गलत है। मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन नहीं किया गया, आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया? यानी कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। तो दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1853 राजलेख, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट और 1786 का अधिनियम। दोस्तों ऑप्शन ए जो है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट की अभी हमने बात करी थी कि कंपनी के द्वारा जो राज्य थे, भारतीय राज्य जो अधिकृत किए गए थे, उन पर क्राउन के स्वामित्व का दावे का जो पहला वैधानिक दस्तावेज था वो पिट्स इंडिया एक्ट था। और इसी में कहा गया है कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। यानी कि जो व्यापारिक कार्य थे उन पर कंपनी के निदेशकों का ही क्या रहा यथावत, उन पर मतलब उनके हाथों में ही सत्ता रही उनकी। अगर राजनीतिक क्रियाकलापों की बात करें तो इसके लिए एक 6 सदस्यीय, यानी कि 6 सदस्यीय क्या किया गया, 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक क्या कर दिया गया, स्थापना कर दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई, जिसमें 6 सदस्य थे। किसके लिए? राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए। और व्यापारिक क्रियाकलापों का जो था स्वामित्व किसके हाथों में था? निदेशकों के हाथ में, जो डायरेक्टर्स थे उनके हाथ में था। तो इसमें ये बताया गया है। तो किसके व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कब किए गए? पिट्स इंडिया एक्ट में। ये मैंने बता ही दिया आपको। ये व्यवस्था 1858 तक बनी रही। इसमें 4 व्यक्ति काउंसिल के सदस्य थे। ये छोड़ो, अभी क्या था कि 1858 तक बनी रही। इसमें क्या थे? 4 व्यक्ति थे। तो अलग अलग, एक राज्य सचिव था, एक चांसलर था। तो ये 4 सदस्य थे ना, ये अलग अलग थे। दूसरे अगर बात करें, चांसलर ऑफ एक्सचेकर था, एक राज्य सचिव था। 4 व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के थे। पृथ्वी अलग लिखा गया। 4 व्यक्ति तो प्रीवी काउंसिल से थे, एक राज्य सचिव था, एक चांसलर था। तो इसमें 4 सदस्य थे। ये अभी हमने 4 सदस्य मतलब टोटल 6 हो गए ना, सॉरी मैं इसमें 4 बोल रहा हूँ बार बार, 6 सदस्य। 4 तो प्रीवी काउंसिल के हो गए, एक राज्य सचिव हो गया और एक चांसलर हो गया। तो जो 6 सदस्य हमने बताए थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, वो ये थे। ठीक है, किसके लिए? राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए। कंपनी की राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु ये अभी हमने डिस्कस किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। कितने सदस्य थे? इसमें 6 सदस्य। तो 4 मैंने बताया कि प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे, एक राज्य सचिव था, एक चांसलर था। तो ये सदस्य हमने क्या किए? अभी डिस्कस किए थे। तो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी देशी राजा के साथ संघर्ष आरंभ करने या सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं था। और इनकी नियुक्तियां का अधिकार किसको था? सम्राट को ही था, जो कि ब्रिटेन में था। ठीक है। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई? ये भी पिट्स इंडिया एक्ट में ही की गई थी। ठीक है, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 4 ही सदस्य हुआ करते थे। ये हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था। उसको कम करके 3 कब कर दिया गया? ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कर दिया गया था। और गवर्नर जनरल को जो प्रांतीय सरकारें थी उनको बर्खास्त करने का अधिकार भी इस अधिनियम में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया? क्या कहा गया है? किस अधिनियम में गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का, परिषद जो बोलेगी उसको निरस्त करके
अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार गवर्नर जनरल को कब दिया गया? ये दोस्तों 1786, 1773, 1781, 1858। दोस्तों ए ऑप्शन जो है 1786 के अधिनियम में मतलब अपना निर्णय लागू करने की बात कही गई है। परिषद कहेगी उसको ना भी माने तो चलेगा, अपना निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि 1786 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई, तो ये सबसे पहले किसने प्राप्त करी थी? तो एक क्वेश्चन ये भी आ गया कि अभी हमने बताया कि भाई जो परिषद का जो निर्णय था उनको निरस्त करके गवर्नर जनरल अपना निर्णय लागू कर सकता है, और दूसरी क्या, प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। तो पहला व्यक्ति कौन था ये सब करने वाला? कॉर्नवालिस था ये सब प्राप्त करने वाला। 1786 के अधिनियम में जो बात कही थी उसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? कॉर्नवालिस था। किस अधिनियम में नियंत्रण मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई थी? यानी कि भारतीय राजस्व से इनको क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। तो ये किस में कही गई थी? ये 1773, 1786, 1813 और 1853। दोस्तों ये बात कही गई थी 1793 के चार्टर एक्ट में कि भाई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसके सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा। जो हमने पढ़ा था कि राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए जो बोर्ड बनाया था उनके सदस्यों को। और इसी अधिनियम जन यानी कि जो था 1793 का था, लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार किसको दिया गया? न्यायालय को दिया गया था। ठीक है, लिखित विधियों मतलब रिटर्न में दे दिया गया प्रशासन के बारे में सब चीज़ें, कानून और विनियम, और जो इनकी व्याख्या थी उसका अधिकार किसको दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर एक्ट से संबंधित है, अर्थात इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जो 1813 का जो एक्ट आया था उसमें चाय और चीनी के व्यापार को छोड़ करके क्या किया था? कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था, लेकिन इसमें चाय को भी समाप्त कर दिया गया। स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को कर आरोपण का अधिकार दिया गया नहीं, ये 1813 में दिया गया था। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई, ये भी 1813 में दी गई थी। कोलकाता, मुंबई, मद्रास सरकारों के द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया, ये भी कब किया गया था? ये भी 1813 में किया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब 1833 वाले का है कि कंपनी के व्यापार के जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट से पहले जो भी कानून आए, जो भी आए, उनको क्या कहा जाता था? विनियम कहा जाता था, और बाद में जो आए उनको अधिनियम कहा जाने लगा। ये याद रखना आपको थोड़ा सा। किस राजलेख में भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया? दोस्तों 1853, 1726, 1813 और 1833। दोस्तों इसका सही जवाब है 1813 अधिनियम। इसमें भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस चार्टर एक्ट में विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया? हमने बात करी थी कि 1773 के रेगुलेट एक्ट में क्या गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें 4 सदस्य थे, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में 3 कर दिए गए। और अभी किसकी बात हो रही है? अभी जो बात हो रही है 1833 वाले की बात हो रही है। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसमें क्या किया गया? एक 4th सदस्य को भी इसमें शामिल कर दिया गया, जो कि क्या था? विधि सदस्य। ठीक है, कानून से संबंधित ये सदस्य था, इसको शामिल कर दिया गया। तो किस में शामिल किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट में। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, उसको जो सदस्य शामिल किया उसको क्या था? केवल बैठक में भाग लेने का अधिकार था, उसको मतदान का अधिकार नहीं था, ये याद रखना है। ठीक है, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन भी किया गया, ये भी याद रखना है आपको। और अगर बात करें हम स्वतंत्रता के बाद की, तो स्वतंत्रता के बाद 1955 में पहले विधि आयोग का गठन हुआ और MC सीतलवाड़ को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जो प्रथम महान न्यायवादी भी थे। लेकिन अगर पहले ब्रिटिश राज की अगर बात करें तो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, अर्थात देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया?
दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो गवर्नर जनरल था उसको क्या कर दिया गया, जैसे शुरू में हमने पढ़ा था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि किस चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया। अच्छा, संपूर्ण भारत का, सॉरी वायसराय नहीं, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल। तो 3 क्रम हो गए, पहले क्या था, गवर्नर हुआ करता था, फिर क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, और फिर भारत का गवर्नर जनरल हो गया, फिर इसके बाद आएगा वायसराय। तो बंगाल का गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट में ये परिवर्तन किया गया, और जो था देश की शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया गया। तो दोस्तों ये किस एक्ट में कहा गया, ये पूछा गया है। तो बात यहाँ पर है कि 1833, सॉरी 1853, 1793, 1626 और 1600। तो इसमें से एक्चुअली कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये भी 1833 के चार्टर एक्ट में ही कहा गया था। तो यहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट में ही बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था और देश की प्रणाली का क्या किया था, केंद्रीकरण किया था। 1853 के चार्टर एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 1853 के चार्टर एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कंपनी की विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक किया गया, ठीक है, कंपनी के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों, बिल्कुल सही है। कर्मचारियों की नियुक्ति जो थी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पहले मनोनीत किए जाते थे और फिर प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर इनका चयन होने लगा, ये भी सही है। विधि निर्माण के लिए भारत के अलग 24 सदस्य विधान परिषद की स्थापना की गई, नहीं, विधि निर्माण के लिए एक 12 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। निदेशक मंडल के सदस्यों की 24 से संख्या कम करके 18 कर दी गई और 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने लगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाला ऑप्शन जो है, 24 सदस्य नहीं थे विधि बनाने के लिए, इसमें क्या था कि 12 सदस्य थे जो उसकी विधान परिषद की स्थापना की गई जो कि विधि निर्माण के लिए जिम्मेदार थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। 1853 का चार्टर एक्ट क्या था, अंतिम चार्टर एक्ट था, ठीक है। तो अभी हम अभी थोड़ा और पढ़ेंगे 1861 का, 1858 का और 1892 का, 3 एक्ट और पढ़ेंगे। ये 1909, 1919 और 1935 वाले बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 एक्ट और अब हम पढ़ेंगे, लेकिन चार्टर एक्ट की बात करें तो 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम एक्ट था। फिर ये आएंगे भारत परिषद अधिनियम, आएंगे काउंसिल वाले, ठीक है। तो अभी अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव का पद सृजित किया गया। भारत सचिव के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन है कि भारत सचिव व उसकी परिषद सदस्यों का वेतन व अन्य खर्चे भारतीय राजस्व से देने पड़ते थे, बिल्कुल सही है। भारत सचिव अपनी परिषद के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकता था, बिल्कुल नहीं हटा सकता था। भारत सचिव को गवर्नर जनरल के आवश्यक एवं गुप्त पत्र अपनी परिषद को बिना बताए भेजना या प्राप्त करने का अधिकार था, ये भी था। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद के राय को मानने के लिए बाध्य नहीं था, नहीं, वो बिल्कुल बाध्य था मानने के लिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। भारत सचिव और भारत परिषद को सम्मिलित करके क्या नाम दिया गया, गृह सरकार नाम दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है ये क्या है, इसमें गलत है क्योंकि वो बाध्य होता था। अखिल भारतीय सेवाओं और अर्थव्यवस्था के मामले में जो राय देती थी उसको मानने के लिए वो बाध्य होता था। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्र कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर क्या कर दी गई, 5 कर दी गई, और 5वें सदस्य का किस क्षेत्र से होना अनिवार्य कर दिया गया। देखिए हमने बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट में कितनी सदस्य संख्या थी, 4, फिर 4 से 3 कर दिया गया। तो 4 से 3 हमने आपको बताया था कि कौन से एक्ट के तहत बताया था, 4 से 3 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, और फिर 1833 के तहत फिर 4 कर दिया गया जो विधि सदस्य बनाया गया था। अब उसके बाद क्या कर दिया गया, 4 से 5 कर दी गई। तो 4 से 5 कर दी गई, इससे पूछा है कि किस क्षेत्र से 5वां सदस्य होना था, ठीक है। तो चौथा सदस्य हमने विधि सदस्य बताया था, अब 5वां क्या होगा, सामाजिक क्षेत्र से, विज्ञान क्षेत्र से, साहित्य क्षेत्र से, विधिवेता। तो 5वां सदस्य भी क्या होगा, विधिवेता होगा। ऑप्शन डी इसका सही है। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई है।
क्या है, भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई है? ऑप्शन है 1858 का, 1861 का, 1892 का, 1909 का। तो याद रख लेना, ऑप्शन बी जो है 1861 का जो अधिनियम है उसके तहत इसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है? ऑप्शन एक है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, बिल्कुल। भारत के शासन में केंद्रीकरण की विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी। तो आपको पता है कि केंद्रीकरण जब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया था। किसके तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। लेकिन अब विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस एक्ट के तहत करी गई है? 1861। तो ये भी बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में से 6 से 12 सदस्यों को भर्ती करने का अधिकार दिया गया, जो सब निर्वाचित थे। तो दोस्तों ये निर्वाचित नहीं थे, ये मनोनीत थे, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अगला ऑब्वियसली सही हो जाएगा, क्योंकि इस अधिनियम में दी सुविधा के आधार पर लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभाग की प्रणाली शुरुआत की। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, विभागीय व्यवस्था किसने शुरुआत करी थी? लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की थी। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन गलत कौन सा है? 6 से 12 सदस्यों को भर्ती करने का क्या था, अधिकार था, तो वो सब क्या थे? मनोनीत थे। ये ऑप्शन 1861 के अधिनियम में था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का क्या था? अधिकार था। पूर्व है ये, पूर्ण नहीं है, पूर्व नोटिस पर, ठीक है। तो 6 दिन के पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार था। किस अधिनियम में कहा गया है? 1919, 1909, 1892 और 1858। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है 1892 के भारत परिषद अधिनियम में ये कहा गया था कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का और 6 दिन के पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार उनको नहीं था। तो ये मैंने लिख दिया है, किंतु मतदान करने का और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। निम्नलिखित में से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, अभी हमने बताया कि लॉर्ड कैनिंग क्या थे? विभागीय व्यवस्था के जन्मदाता थे। तो विभागों में मंत्री भी बनते हैं, तो मंत्रिमंडल के भी कौन थे व्यवस्था के जन्मदाता? कौन थे? कैनिंग थे। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग सर्वप्रथम प्राप्त किया गया? 1861, 92, 58 और 1909। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1861 में भारतीयों का सहयोग लिया गया विधि निर्माण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन पद्धति को किस अधिनियम के तहत आरंभ किया गया? तो दोस्तों निर्वाचन पद्धति को किस अधिनियम के तहत आरंभ किया गया? 1858, 1861, 1892, 1909। दोस्तों ऑप्शन सी जो इसका सही है 1892 में। देखिए इसमें क्या है कि प्रांतीय परिषदों के जो गैर सरकारी सदस्य थे, क्योंकि सरकारी और गैर सरकारी सदस्य थे, हमने अभी पीछे बात बताई कि तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। तो ये जो नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल द्वारा क्या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे, ठीक है। प्रांतीय परिषदों के जो गैर सरकारी सदस्य जो सरकारी सदस्य थे वो तो मनोनीत, इसमें हमने बताया था ना कि 6 से 12 जो गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में से 6 से 12 सदस्यों को क्या करने का था, इनका मनोनीत करने का अधिकार था, निर्वाचित करने का अधिकार नहीं था। उनमें से आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, जिनका कि कार्यकाल 2 वर्ष था, और इन गैर सरकारी सदस्यों को ये नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। तो दोस्तों ये था आज का एक्ट से संबंधित जो भी ये क्वेश्चंस थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 1-2 बार सुनोगे दिमाग में बैठ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था दोस्तों। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।